गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कल हमने डिस्कशन किया था रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? पेल्विक रीजन में। ये प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन में। पेल्विक और पेक्टोरियल दो तरीके के रीजन होते हैं। कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है, बॉडी के नीचे का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये कहलाता है पेल्विक रीजन। और कमर से ऊपर का मतलब सिर से लेके कमर तक का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं पेक्टोरियल रीजन। क्लियर? ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन पर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस जो होते हैं इनको स्क्रोटम के नाम से भी जाना जाता है। अभी स्क्रोटम के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। दूसरा होता है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, अब इनको एसेसरी डक्ट क्यों बोलते हैं? डक्ट और ग्लैंड में क्या डिफरेंस है? तो ग्लैंड दो प्रकार की होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कंटिन्यूअसली 11th क्लास में। ग्लैंड जो है वो दो प्रकार की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके पास डक्ट होता है, क्योंकि इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कभी भी सेल को तुरंत नहीं चाहिए होते हैं। तो डक्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होती है जिनमें वो अपना हार्मोन स्टोर करके रखते हैं। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये डक्ट लेस होती हैं, इनको डक्ट लेस कहा जाता है। डक्ट लेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके द्वारा स्रावित, इनके द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन जो है वो डायरेक्टली सीधे ब्लड में मिल जाता है। तो ये दो तरह की ही ग्लैंड होती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए? पहला है पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरा है एसेसरी डक्ट, तीसरा जो है वो है हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया की यदि हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया दो प्रकार का होता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पेनिस, ठीक है, और एक होता है टेस्टिस या जिसको हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। आज हमें डिस्कशन करना है स्क्रोटम के बारे में। हम स्क्रोटम के बारे में डिस्कशन यहाँ पर कंटिन्यूसली करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पेल्विक रीजन पर प्रेजेंट होता है। इसमें तीन पोर्शन होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसमें दो भाग होते हैं, पेनिस और टेस्टिस। अब हम स्टार्ट करेंगे स्क्रोटम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रोटम के बारे में। तो ये जो स्क्रोटम है ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। बॉडी के बाहर प्रेजेंट होने का कारण क्या है? ये बॉडी से जुड़ा कैसे रहेगा? तो ये एक तरीके की कनाल के द्वारा जुड़ा होता है, उस कनाल का नाम है इंज्यूनिनल कनाल। याद रखिएगा, वो उस कनाल का नाम क्या है? इंज्यूनिनल कनाल। ये इंज्यूनिनल कनाल जो है वो पेल्विक रीजन से या पेल्विक कैविटी से स्क्रोटम को कनेक्ट करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं हमारा जो ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम बॉडी के बाहर टू पेयर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये जो स्क्रोटम है ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है और ये बॉडी से इसमें एक तरीके की कॉर्ड एंटर करती है। इस कॉर्ड को कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड,
ये स्पर्मेटिक कॉर्ड कहाँ से आ रही है? बॉडी से आ रही है, जो कि किसको कनेक्ट कर रही है? स्क्रोटम को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ये कनाल के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में प्रेजेंट होती है स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन, स्पर्मेटिक वेन, ठीक है, स्पर्मेटिक वेन, और तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हो गया? ये तीन चीज़ें पाई जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड में। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या कर रही है? बॉडी से स्क्रोटम को जोड़ रही है विद द हेल्प ऑफ कनाल। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आप सभी को? ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है। तो स्क्रोटम जो है वो इंजुनल कैनाल के थ्रू जुड़ा होता है, बॉडी से स्क्रोटम एक कैनाल के थ्रू जुड़ा होता है, और ये कैनाल किसकी बनी होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड की। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बॉडी से क्या क्या चीज़ों को जोड़ती है? स्क्रोटम से ये स्पर्मेटिक आर्टरी को जोड़ती है, ये स्पर्मेटिक वेन को जोड़ती है, और ये कनेक्टिव टिश्यू को भी जोड़ने का कार्य करती है। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर क्यों पाया जाता है। तो स्क्रोटम का बॉडी के बाहर पाए जाने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये है कि बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना? बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 34 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि बॉडी के टेम्परेचर से ये कितना कम हो गया? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्क्रोटम में। अब स्पर्म का फॉर्मेशन जो बॉडी के बाहर जो स्क्रोटम प्रेजेंट है वहाँ हो रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है? 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यदि ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर पाया जाता है। ठीक है, जो कि उस स्पर्म फॉर्मेशन को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि स्क्रोटम में क्या ऐसी विशेष चीज़ें पाई जाती हैं जो हमें यहाँ पर नहीं पता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्रोटम में एक टेम्परेचर रिसेप्टर पाया जाता है। ठीक है, स्क्रोटम में एक टेम्परेचर रिसेप्टर पाया जाता है, और ये रिसेप्टर जो है ये स्क्रोटम को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे मेंटेन करेगा? बाहर का वातावरण, यदि बाहर का इन्वायरमेंट का जो भी टेम्परेचर है यदि वो बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके अकॉर्डिंग स्क्रोटम को कंडक्ट करना है। स्क्रोटम को मेंटेन करने का काम किसका होता है? इस टेम्परेचर रिसेप्टर का। क्लियर हो गया? और ये प्रोसेस किसके थ्रू कंटिन्यू चलती है? ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं स्क्रोटल मूवमेंट। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर यदि गिर रहा है उस समय पर स्क्रोटम का टेम्परेचर तो और गिर जाएगा। भाई यदि बॉडी का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री हो गया इन बाई चांस, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर तो घट के 27 से 28 हो गया। अब स्क्रोटम को हीट चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कितनी चाहिए? 34 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो कहाँ से वो हीट अप होगा? कहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा? बॉडी से वो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और वो हीट को कौन एब्जॉर्ब कराता है? टेम्परेचर रिसेप्टर। ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के बेसिक प्रश्न जो है क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, कैसे ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्क्रोटम में एक टेम्परेचर रिसेप्टर होता है जो कि बाहरी इन्वायरमेंट से
स्क्रोटम को कनेक्ट करने का काम करता है। किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, कितना टेम्परेचर होना है, ये सारी चीज़ों को वो मेंटेन करके रखता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? स्क्रोटल मूवमेंट। तो हमने आज यहाँ पर स्क्रोटम के बारे में कंटिन्यू किया। अगली क्लास में हम टेस्टिस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो मेन टॉपिक था स्क्रोटम, उसके बारे में हमने यहाँ पर इसको डिस्कशन कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे टेस्टिस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का।